आज हम पढ़ेंगे कक्षा नवम का इतिहास जो विषय है हमारा। इतिहास विषय का जो पहला पाठ है, कक्षा नवम की हम बात करें एनसीईआरटी की, तो पहला जो हमारा पाठ है वह है फ्रांसीसी क्रांति। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग को ये पाठ में और भी पढ़ना है, जैसे रूसी क्रांति भी इसी में पढ़ना है हमको, फिर नाथसीवाद भी इसी में पढ़ना है। तो पहले हम फ्रांसीसी क्रांति शुरू करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फिर हम आगे जैसा जैसे होगा हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्रांसीसी क्रांति हम शुरू करते हैं। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति देखिए, फ्रांस के लोगों को फ्रांसीसी बोला गया और उनके द्वारा क्रांति किया गया था, इसलिए फ्रांसीसी क्रांति। जैसे हम भारतीयों की बात करें, जैसे भारतीय क्रांति, तो भारत के लोगों के द्वारा क्रांति, इसीलिए ये फ्रांसीसी क्रांति यानी फ्रांस के लोगों के द्वारा क्रांति। समझ में आ रहा है? फ्रांसीसी मतलब फ्रांस के लोगों की बात कर रही है, किया जा रहा है। और क्रांति का मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई तेज परिवर्तन वो कोई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कुछ भी परिवर्तन अगर वो काफ़ी तेज होता है तो उसे हम क्रांति बोलते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि औद्योगिक क्रांति बोलते हैं, मैंने उद्योग जगत में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। हरित क्रांति वर्ड बहुत जगह सुने होंगे, वहाँ बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, तेज परिवर्तन, तो उसको हम क्रांति बोलते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति में फ्रांस के लोगों के द्वारा वहाँ पर राजनीतिक, सामाजिक संबंध में जो काफ़ी सारे चेंजेज आया, तो उसको फ्रांसीसी क्रांति की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अब देखिए ये हुआ कब हुआ? 14 जुलाई 1789 ईस्वी में ये हुआ और चला कब तक? 1799 ईस्वी तक चला। याद रखने वाली बात है आपको। और देखिए कोई भी क्रांति होती है तो उसके पीछे कारण होता है। जैसे कि अभी हम बात करें किसी भी चीज़ की, जैसे कि हम भारत की हम बात करें तो भारत गुलाम क्यों हुआ, कारणों की व्याख्या करें बोलता है, तो बहुत सारा कारण होता है। कुछ भी होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो फ्रांसीसी जो क्रांति हुई तो उसके पीछे भी कुछ कारण था, कुछ कमियां होगी, कुछ ऐसा घटना हुआ होगा, इस वजह से फ्रांसीसी जो क्रांति है वो हुई थी। तो देखिए मुख्यतः इसकी जो क्रांति हुई थी उसके कारण में पहला जो हमारा कारण है वह है राजनीतिक कारण, दूसरा है सामाजिक कारण। हम आज ये दो कारण पढ़ेंगे, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण। ठीक है, आगे और भी कारण जैसे आर्थिक कारण है और महत्वपूर्ण लोगों की जो भूमिकाएं हैं, फिर उसके बाद जो तत्कालिक कारण है, ये सभी हमको पढ़ना है। तो आज हम सिर्फ कवर करेंगे कि क्या राजनीतिक कारण थे और क्या सामाजिक कारण थे जिस वजह से फ्रांस की जो क्रांति है वो हुई। ठीक है, तो देखिए हम पढ़ते हैं, जानते हैं सबसे पहले राजनीतिक कारण में क्या था। राजनीतिक माने राज जो चलता था, उनका जो शासन चलता था वहाँ पे राजाओं के द्वारा, उसमें ऐसा क्या कमी थी जिस वजह से क्रांति है वो उसको जानेंगे। तो सबसे पहले वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी वो निरंकुश शासन व्यवस्था थी। निरंकुशवाद शासन व्यवस्था हम उस व्यवस्था कहते हैं जिसके अंदर हम शासक पर, राजा पर किसी भी तरह का अंकुश नहीं लगा सकते। जैसे अब हो सकता है कि राजा हमेशा 100% सही हो, ऐसा जरूरी नहीं है ना। कोई भी शासन व्यवस्था में किसी को में भी कुछ ना कुछ कमी होती है, तो वो कमी कमी की जो दूरी है वो कैसे होगा या गीले रूप कैसे होगा? उनके मंत्री होंगे, बहुत सारे जनता होंगे, उनको सुझाव देंगे तभी वो सुधरता है। तो ठीक उसी प्रकार से फ्रांस में क्या था? ऐसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे। कब? 1789 से पहले की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इस समय तो क्रांति हो गई थी। तो निरंकुशवाद शासन व्यवस्था में शासक पर हम किसी भी तरह कोई अंकुश लगा नहीं सकते, माने जो कर रहा वही सही है। जैसे कि आप बाहुबली मूवी में देखोगे, मेरा वचन ही शासन है, बोलता वचन ही शासन थोड़ी हो सकता है, आपकी वचन में कहीं गलती भी हो सकती है। बाहुबली मारा गया, ये दिक्कत है, ये सब ऐसा नहीं होता है। तो पहला क्या था? निरंकुशवाद शासन व्यवस्था, ये फ्रांस का ये एक राजनीतिक कारण था, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था ऐसी थी, इस वजह से वहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति हुई। दूसरा है शक्ति का केंद्रीकरण माने जो शक्ति थी, शक्ति था उसका केंद्रीकरण, माने एक जगह केंद्रित था, माने राजा के पास सारा शक्ति था और किसी के पास कोई शक्ति नहीं। जैसे कि हम अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर भारत की बात करें तो यहाँ पे शक्ति का भी केंद्रीकरण है। जो शक्ति है वो केंद्र को दिया गया है, राज्य को अलग है, फिर स्थानीय स्तर पे अलग है, ऐसा करके शक्ति बांटा गया है हमारा यहाँ पे। लेकिन अगर फ्रांस में क्या था कि शक्ति के केंद्रीकरण था, मतलब एक ही के पास पूरा शक्ति था और किसी के पास कोई शक्ति नहीं था। तो स्वाभाविक है, किसी एक के पास बहुत ज़्यादा शक्ति होता है तो जाने अनजाने में या जानबूझकर भी कहीं ना कहीं उस शक्ति का गलत इस्तेमाल होता है। तो वही फ्रांस में भी हुआ। तो ये कारण है, राजनीतिक शासन व्यवस्था में जो शक्ति था वो उसका
केंद्रीकरण किया गया था, जिस वजह से भी वहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति। दूसरा आगे देखते हैं, जो शासन व्यवस्था था वो पूर्णतः नौकरशाही पर निर्भर थी, जो कि वंशानुगत थी। नौकरशाही देखिए क्या होता है, नौकरशाही मतलब नौकरी में जो उच्च पद पर लोग हैं जो शासन व्यवस्था को संभालते हैं। जैसे हम अभी बात करें, जैसे कि हमारा जो जिला स्तर पर जो डीसी हमारा होता है, जो उच्च पद पर बने होते हैं, तो यही लोग पूरे शासन व्यवस्था को पूरा देखते थे। और ये देखिए वो उस समय था जब लुई 14वां, 15वां और 16वां इनके शासनकाल में। लुई 14वां में हम अगर बात करें, ये 1643 से 1715 तक थे, तो ये एक अच्छा शासक माना जाता था वो। और इनके समय में शक्ति का केंद्रीकरण काफ़ी हुआ था और वो काफ़ी शक्तिशाली था और अच्छा शासन अपना वो दिया था। अच्छा शासन मतलब अपने हिसाब से उसका अच्छा शासन, पूरा तानाशाही था, पूरा राजनीतिक में जो शक्तियाँ थी वो अपने आप में ले रखा था। तो यहाँ तक ठीक था। फिर इसके बाद धीरे धीरे ये जो शासक थे ये अयोग्य होते गए, उनमें उतनी ज़्यादा क्षमता नहीं थी, ये कुशल नहीं थे। इस वजह से शक्ति का जो केंद्रीकरण इन्होंने कर रखा था लुई 14वां, ये इनमें कामयाब नहीं हो पाया। और लुई 16वां के आते आते क्या हो गया कि फ्रांसीसी क्रांति हो गई। नौकरशाही पर पूर्णतः आधारित था और वो जो वंशानुगत था, ये भी एक कारण था। मतलब जैसे मान लीजिए आज मैं डीसी हूँ तो मेरा आने वाला वंशज वो डीसी रहेगा, तो ऐसा संभव है? आज के समय में संभव नहीं है, और उस समय संभव था भी। तो फिर संभव अगर हो भी रहा है तो जरूरी नहीं है कि उन लोगों के द्वारा शासन व्यवस्था अच्छी से चले, क्योंकि कोई योग्य होता है, कोई अयोग्य होता है। वंशानुगत किसी पद पर बना रहना वो सही नहीं होता है अगर उनमें योग्यता नहीं होती है। तो ये भी एक कारण था फ्रांसीसी क्रांति का। तो ये राजनीतिक कारण था। 3 पॉइंट हम समझे। आपको लिखना है, जैसे कि आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चंस में लिखना होता है कि फ्रांसीसी क्रांति के कारणों की व्याख्या करें, तो फ्रांसीसी क्रांति के कारणों की व्याख्या में आप राजनीतिक कारण में लिखिएगा, क्योंकि वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी वो निरंकुशवाद थी। वहाँ पे शक्ति का केंद्रीकरण किया हुआ था एवं शासन व्यवस्था पूर्णतः नौकरशाही पर निर्भर था, जो कि नौकरशाही में जो लोग थे वे वंशानुगत थे, और इस वजह से फ्रांस की क्रांति वहाँ पे उत्पन्न हुई। ठीक है। और जो शासक थे वे भी कमजोर थे। लुई 14वां तक ठीक था, बाकी इधर ये कमजोर थे, अयोग्य थे, इनमें उतना ज्ञान नहीं था। देखिए फ्रांसीसी क्रांति का जो कारण था उसमें दूसरा कारण हमारा था सामाजिक कारण। सामाजिक कारण ये था कि वहाँ का जो समाज है वो 3 वर्ग में बटा हुआ था। एक पहला था पादरी वर्ग, दूसरा था कुलीन वर्ग और तीसरा था जनसाधारण। ठीक है। पादरी वर्ग में भी 2 वर्ग था, एक उच्च वर्ग था, एक निम्न वर्ग था। उच्च वर्ग वाले लोग कैसे थे? ये विलासिता जीवन जीते थे, भ्रष्ट जीवन जीते थे, और इनमें कोई नैतिकता वाली चीज़ नहीं थी, और इनको बहुत सारा छूट मिला हुआ था, किसी भी तरह कोई कर इनको लगता नहीं था। और निम्न वर्ग में वही पादरी वर्ग के लोग आते थे जो साधारण जीवन जीते थे, धार्मिक कार्यों वगैरह को करते थे, और ये साधारण तरीके से रहते थे। और कुलीन वर्ग की अगर बात करें तो ये सारे जो लोग थे वे सेना में थे, चर्च में थे, न्यायालय में थे, या फिर शासन व्यवस्था ये लोग पूरा संभालते थे। और जनसाधारण में किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग ये सारे लोग आते थे। मध्यम वर्ग में जैसे वकील और डॉक्टर, शिक्षक ये सारे लोग आते थे। तो देखिए सामाजिक व्यवस्था वहाँ पे, या समाज जो 3 वर्ग में बटा हुआ था, यही कारण नहीं था। ये 3 वर्ग में बटा हुआ था और ये 2 वर्ग को बहुत अधिकार, विशेष अधिकार प्राप्त था, और इनको कुछ अधिकार प्राप्त नहीं था, और बहुत सारे इन पर अत्याचार किए जाते थे। इस वजह से ये सारे लोगों में इन लोगों के प्रति एक विद्रोह का भावना या बहुत खराब भावना इनमें आया। और जब समय आया 1789 में, तो इनकी जो भावनाएं थी क्रांति की, इस समय इन लोगों के ऊपर टूट पड़ी। यानी सामाजिक व्यवस्था ये 3 वर्ग में बटा हुआ था, और 3 वर्ग में बटे होने के बावजूद जो जनसाधारण थी उनको कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था, और उन लोगों के साथ अत्याचार किया जाता था। इस वजह से भी क्या हुआ कि फ्रांसीसी क्रांति का उदय हुआ। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।